नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नेपाल में सत्ता विरोधी आग और ओली सरकार के तख्ता पलट के बाद सत्ता की कमान किसके हाथ जाएगी, किसको मिलेगी, इस पर आंदोलनकारियों के बीच में ही एक बड़ी बहस छिड़ गई। सत्ता के लिए जेनजी के बीच में दरार आ गई। जेनजी के दो नेता या दो गुट आपस में हो चुके हैं। एक गुट ने नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया के लिए पूर्व न्यायाधीश रही सुशीला कार्की का नाम आगे कर दिया था, तो दूसरे गुट ने कार्की के नाम पर असहमति जताते हुए नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमन घिसिंग के नाम का समर्थन कर दिया। यानी सत्ता की कमान किसके हाथ जाए, इस पर आंदोलनकारियों में दो फाड़ है। और इस बीच में हंगामा तब बरपा जब आर्मी हेडक्वार्टर में अंतरिम सरकार को लेकर मीटिंग चल रही थी। इस दौरान जेनजी के दो गुट आपस में भिड़ गए। अंतरिम सरकार के मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध शुरू हो गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2 दिन के बाद नेपाल में जो शांति आई या जिसकी उम्मीद थी वो कुछ पलों के लिए थी? क्या सत्ता के लिए नेपाल एक बार फिर से जलेगा? तो वार अभी बाकी है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। नेपाल में सत्ता के खिलाफ लगी आग के बाद मंजर क्या था? काठमांडू में आसमान से ली गई ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ओली सरकार के खिलाफ नेपाली युवाओं में कितना गुस्सा था, हिंसा के बाद काठमांडू से आई ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सत्ता विरोधी आग में सरकारी इमारतें खाक हो गई, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राख हो गई। काठमांडू में चारों तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही नजर आई। 2 दिन तक हिंसा, हंगामा, आगजनी और बवाल से नेपाल की राजधानी काठमांडू में सब कुछ तबाह हो गया। सत्ता विरोधी आग में काठमांडू का कोना कोना जला, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए सड़कों पर सेना उतरी। शांति की उम्मीद जगी, लेकिन एक दिन की शांति के बाद नेपाल में एक और चिंगारी सुलगने लगी। नेपाल में जिस जेन जी ने सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया, सत्ता सौंपने को लेकर उसमें ही दरार दिखाई देने लगी। अंतरिम सरकार बनाने के लिए जेन जी 2 गुटों में बंट गए। ताजा हालात ये हैं, अंतरिम सरकार के लिए जेन जी के एक गुट ने सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया, लेकिन आर्मी के हेडक्वार्टर में जेन जी और अफसरों के बीच बातचीत के बाद दूसरे गुट ने लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग का नाम सामने कर दिया। यानी साफ है, अंतरिम पीएम को लेकर आंदोलनकारी ही दो फाड़ हो गए हैं। जेन जी के नेता 2 गुटों में बंट गए। एक गुट कुलमान घिसिंग के नाम पर अड़ गया, लेकिन कुलमान घिसिंग कौन है, जरा ये समझिए। कुलमान घिसिंग को नेपाल का लाइटमैन कहा जाता है। बिजली चोरी रोकने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए। नेपाल की बिजली व्यवस्था सुधारने का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। घाट में डूबे एनईए कुलमान घिसिंग ने मुनाफे में बदला। 1994 से वो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से जुड़े हैं। जेनजी का एक गुट चाहता है कि कुलमान घिसिंग को ही अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया जाए, लेकिन दूसरा गुट उनके नाम पर सहमत नहीं है। जेनजी का दूसरा गुट सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर जोर दे रहा है, और इसकी वजह समझ लीजिए। सुशीला कार्की भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त बयान देती हैं। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। 1975 में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। 1978 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। नेपाल के विराटनगर की रहने वाली है। सुशीला कार्की की छवि ऐसी है जो सत्ता के दबाव के आगे कभी नहीं झुकी। ऐसे में उन्हें अंतरिम सरकार की मुखिया बनाने के लिए काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी समर्थन दिया है। बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय जेन जी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन के चलते देश की स्थिति ऐतिहासिक मोड़ पर है। इस समय देश अंतरिम सरकार के हाथों में जा रहा है, जिसका मुख्य काम नए चुनाव करवाना है और देश को नया जनादेश देना है। अब आप सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आंदोलन से जुड़े लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को पूर्ण समर्थन के साथ सौंपा जाए। आप लोग जल्दबाजी न करें। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। नेपाल में सत्ता विरोधी आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक रहे बालेन शाह भी सुशीला कार्की को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों का दूसरा गुट उनके चेहरे पर सहमत नहीं है। साफ है, अब नेपाल में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2 दिन बाद काठमांडू में आई शांति कुछ ही पलों के लिए है? क्या नेपाल में फिर बवाल होगा? क्या सत्ता के लिए नेपाल में गृह युद्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
बहरहाल तो जनजी में दरार है और इस बीच में नेपाल में क्या वॉर की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि शांति बहाल करने की कोशिश तो की गई लेकिन अभी तक वो असफल है। और अंतरिम पीएम की जब बात हो रही है तो वहां पर समर्थन दो अलग अलग गुटों की तरफ जा रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर प्रमोद जायसवाल हैं, निदेशक नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और साथ में सचिन तिमिलसना हमारे साथ हैं, कार्यकर्ता युवा कांग्रेस नेता के। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनवार सर, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। परिस्थितियां अभी भी सेना के हाथों में है कि शांति आप बनाकर रखिए, क्योंकि राजनीति में अब कौन अंतरिम तौर पर बाद में स्थायी तौर पर सत्ता को संभालेगा, उसको लेकर ही आपस में जनजी जो कि एकजुट थे वो अब दो फाड़ हो गए हैं। जी हाँ, अच्छी बात यह है कि कम से कम माहौल जो है आस्ते आस्ते अब स्टेबल होता जा रहा है, शांति की तरफ अग्रसर हो रहा है। दूसरी अच्छी बात है कि कम से कम नेपाल की जो आर्मी है उसने एक बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है। सत्ता में पीछे रहते हुए वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मदद कर रही है। तीसरी बात भी अच्छी है, वो ये है कि जितने पुराने पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या नेपाल की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो सब फिलहाल शांति से पृष्ठभूमि में चले गए हैं और जेनजी को मौका दिया जा रहा है एक नया लीडर लॉन्च करने के लिए। ये समझना पड़ेगा कि जेनजी जो भी लीडर बन जाएगा या जो भी मिनिस्टर्स बन जाएंगे वो नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत छोटे समय के लिए अंतरिम सरकार का गठन कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही जो भी लीडर चुना जाएगा उसका कर्तव्य है, उसका काम है, मेन फोकस ये होगा कि इलेक्शन, नेपाल की जो इलेक्शन कमीशन है उसको संगठित करे, उसको बल दे और उसको प्रेरित करे कि अगले 3 महीने में नेपाल में एक नया इलेक्शन हो, ताकि लोगों द्वारा चुनी हुई एक सरकार तेजी से और मजबूती से काठमांडू में काम कर सके। बहुत जल्दी ये करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल अगला मेन पिवट है। ये अंतरिम सरकार तो बन जाएगी, चाहे ए बने या बी बने। देखिए, बांग्लादेश जैसा नहीं होने वाला यहाँ पर। बांग्लादेश में जैसे अंतरिम सरकार जब बन गई तो वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट को बार बार पीछे धकेल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति नेपाल में नहीं है। नेपाल में जो अंतरिम सरकार बनेगी उसका एकमात्र उद्देश्य होगा जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना। जी दिनाथ सर, एक सवाल और आपसे, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आपने कहा कि अच्छी तो कुछ बातें हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आशंका प्रकट करती हैं। यहां पर प्रश्न यह है कि अगर जेनजी जो कि अब तक एकजुट होकर इतने बड़े मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं और अब नामों पर सहमति और असहमति की बात हो जाती है, आपको लगता है कि कोई अंतरिम भी बनेगा तो इतने स्थायित्व के तौर पर रहेगा? और मैं ये सवाल आपसे डिफेंस के हिसाब से जोड़कर देख रहा हूं, क्योंकि जो मौजूदा हालत नेपाल में है, उधर फ्रांस की जो स्थिति है उसको लेकर भारत के अंदर बहुत सारे या भारत के बाहर अलग अलग देशों में भी कुछ ऐसे अराजक तत्व कह लें या फिर ऐसे मौका परस्त कह लें, या वो फोर्सेस सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर जो कि मौके की तलाश कर रही हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप इसको कैसे परिस्थिति में देखते हैं, खासतौर से नेपाल के अंदर अगर ये चर्चा अभी भी है कि वॉर बाकी है तो? अतुल जी, देखिए, फ्रांस में मामला अंडर कंट्रोल है, गंभीर है लेकिन मामला अंडर कंट्रोल है। नेपाल की स्थिति जो है वो भी बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है। सोशल मीडिया में जितनी बात हो रही है, अब वो लूटपाट या नेगेटिव कैंपेन से हटकर सरकार कैसे बनाई जाए, सरकार कौन बनाए, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस किस दिशा में जाएगी उसकी तरफ बात हो रही है। और आर्मी जो है, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बार बार बयान दिया है कि अशांति ना पैदा कीजिए, और उनकी इस बात को लोग शायद मान भी रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब हो गया है कि जिनसे बदला लेना था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी शख्सियत हो, जिनसे बदला लेना था, अब उन सबको उखाड़ फेंका गया है। तो बदला लेने के लिए कोई बचा नहीं। तो अब नेपाल भी शांति की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, किसी भी जन आंदोलन में ये सोचना कि तुरंत एक नेता उभर कर सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। सभी रिवॉल्यूशन, सभी क्रांतिकारी, जहां क्रांति हुई है, हमेशा 3-4 दिन, 3-4 हफ्ते का समय लगता है एक लीडर को उभर कर सामने आना। वही खूबी है, वही दिखाता है कि डेमोक्रेटिक
प्रोसेस जो है वो जड़ें ले रही है कि एक व्यक्ति नहीं, 3-4 ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, और बाद में कैमरे के अंदर, ऑफ कैमरा कमरे के अंदर मीटिंग करके वो डिसाइड कर लेंगे कौन पावर में आएगा। आर्मी उसको मदद करेगी, जी हाँ। जो एक्स प्रेसिडेंट हैं उनकी ब्लेसिंग रहेगी, जी हाँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि सवालों में तो हैं, लेकिन परिस्थितियां फिलहाल कमोबेश कह सकते हैं कि कुछ कंट्रोल में है। अब इतनी जल्दी सामान्य हो जाए उसकी उम्मीद है। बहरहाल अब यहां दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा प्रमोद जायसवाल जी, जो यहां पर आप लोग परिस्थितियों को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के हिसाब से, आप उस पर काम भी करते हैं, लेकिन नेपाल के अंदर की जो इस वक्त स्थिति है वहां पर सहयोग मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, जेनजी दो गुटों में बढ़ जाएगा, उसका क्या निचोड़ निकलेगा, यह भविष्य के घर में है, या हो सकता है जल्दी उसका कोई परिणाम आ जाए। लेकिन आपको लगता है कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग देशों के साथ उनके जो सामंजस्य थे या बनने चाहिए, नेपाल ने अभी तक जो अपनी एक जगह बनाई थी वो सब कुछ खत्म हो गया एक झटके में, या स्कोप दिखता है? अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या आगे की रास्ता क्या तय करती है अभी के पार्टियां, क्योंकि हम अभी जेनजी का बात कर रहे हैं। जेनजी अभी खुद एक चीज पर सहमत नहीं हुए हैं, और वो क्या रास्ता तय करती वो अभी कह पाना मुश्किल है। वैसा ही पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको देख रही है कि उसका क्या स्टैंड होना चाहिए, वो भी है। इस बीच में फिर और तत्व है जैसे रॉयलिस्ट फोर्सेज, वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 3 फोर्सेज में अभी टसल चल रही है। उसके बाद अब वो फोकस करेंगे बाहर की तरफ भी मैं अगर देखूं तो जैसे अगर नेपाल में क्या परिस्थिति बनती है उसके बेसिस पे हमारा रिलेशंस तय होगी। अगर नेपाल में तानाशाही आई, राजतंत्र आया या आर्मी का रूल आया, तो मुझे नहीं लगता भारत, वेस्ट अमेरिका से उस पर सहयोग कर पाएंगे। मगर अगर उसको डेमोक्रेसी की तरफ अगर माहौल लेके जाते हैं तो मुझे लगता है यूथ फोर्सेस भी अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी से टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। मगर अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इन लोगों का ये होगा कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करें, उसके बाद होगा उनके जो डिमांड्स थे करप्शन और गुड गवर्नेंस, उस पर कैसे एड्रेस करें। फिर चुनाव एक बड़ी माहौल होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये पार्टियां या जो भी सत्ता बनाती है वो 1-2 साल देश से बाहर देख पाएंगे। ऑब्वियसली उनको सहयोग तो चाहिए, मगर वो अपने देश के अंदर इतने उस इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वो बाहर ज़्यादा देखना मुश्किल है। इसमें इकोनॉमी पर असर पड़ेगी, इसको फॉरेन रिस्क पर असर पड़ेगी। देश को अगले 2 साल बहुत कठिन तौर से गुजरने का। डॉक्टर प्रमोद, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था आप लोग कि इंटरनेशनल उस पर आप अगर सहमति बनाते हैं या चर्चा में जाते हैं, भविष्य तलाशते हैं, बहुत सारी चीजें थी जो स्कोप के तौर पर थी, लेकिन एक झटके में वो खत्म हो गई या फिर खत्म होने की उसकी चर्चा शुरू हो गई। तो सवाल बनता है कि आप खुद कह रहे हैं कि हाँ 1 साल 2 साल तक आप अंदर देश के अंदर ही घिरे रहेंगे, उन परिस्थितियों से जूझेंगे। जो नई परिस्थिति जेनजी के अंदर ही खत्म शुरू हो गई, क्या आप लोगों को भी उम्मीद थी कि एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, बहुत नाराजगी थी, वजहें बहुत सारी हो सकती हैं, उस पर चर्चा हो रही, लेकिन एक गुट तो एक था, उस गुट में ही 2 फाड़ हो गई, वजह इसकी भी चाहे जो हो। अब वहां पर नए डेवलपमेंट्स क्या होंगे और वो किसके पक्ष में जाएंगे या कौन उसके फेवर में आएगा, ये चुनौती नहीं है? ये बहुत बड़ा चुनौती है। अगर आप दक्षिण एशिया में देखें, जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में, आप देख ही रहे हैं कितना बड़ी चुनौती है। अभी तक वो चुनाव नहीं कर पा रहा है 20 महीने में। ये नेपाल में भी नहीं होगा, ये हम कह नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग बहुत आशावादी है, मगर बहुत ज्यादा लोग अभी निराशावादी है, क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ी, आगे सारी चीज उभरी, ये जैसे हमारे शुरू के मूवमेंट क्या था कि करप्शन के अगेंस्ट में था, मगर जिस तरह से घर जले, पार्लियामेंट जले, प्रेसिडेंट हाउस जले, पूरे देश को जिस तरह से तहस नहस हुआ, वो बहुत बड़े खौफ और निराशा लेके आ रही है। दूसरा चीज कि उनके अंदर जो आपने बोल रहे हैं कि जो डिवीजन आया, उससे ज्यादा ये जैसे अभी के सत्ता ने, यंग लीडर्स ने प्रचंड, केपी ओली और शेरबहादुर देउवा को उखाड़ फेंका है, मगर एक कहीं नए प्रचंड, नए शेरबहादुर देउवा, नए वो केपी ओली बन के तो नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन है आज भी, ये कहीं ज्यादा भ्रष्ट, ये कहीं ज्यादा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि भ्रम पैदा कर रहे हैं, आशंका पैदा कर रहे हैं इस बात से, चाहे आप अगर सहमत हो पाए ना हो पाए, लेकिन वाकई ये चर्चा है कि एक तरफ आपको एक नई उम्मीद अचानक से दिखती है कि बड़ा बदलाव हो गया, रेवोल्यूशन आने की उम्मीद दिख रही है, उस बीच में 2 फाड़ 1 दिन या 2 दिन के भीतर ही हो जाए, तो फिर आपस में ही कितनी तनातनी या कितना ज्यादा सामंजस्य है, ये सवालों के घेरे में आता है। आप सभी हमारे साथ